अगर हम इलास्टिसिटी का टॉपिक अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि व्हाट इज़ इलास्टिसिटी। ठीक है, जब इलास्टिसिटी पे हम जाते हैं, ठीक है, जब हम इलास्टिसिटी के ऊपर जाते हैं, ठीक है, जब हम इलास्टिसिटी के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो इलास्टिसिटी के ऊपर जाके हम एक चीज़ हमें हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम इलास्टिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जो हमारा ये डिमांड कर्व है, ठीक है, व्हाट इज़ डिमांड कर्व एंड व्हाट इज़ सप्लाई कर्व। ठीक है, तो हमने कहा कि ये हमारा डिमांड कर्व है, फॉर एग्जांपल ये हमारा डिमांड कर्व जो कि हमने पढ़ा, ठीक है, ये हमने कहा कि ये हमारा डिमांड कर्व था जो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व जो हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, उस पर हमने कहा था कि दिस वन इज कॉल्ड प्राइस। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड प्राइस। ठीक है, हमने इसको प्राइस से रिफ्लेक्ट किया था और यहाँ पे हमने कहा था ये क्यूडी, क्यूडी स्टैंड फॉर क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? हमने कहा था कि डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड का हम रिलेशन पढ़ें, तो डिमांड में अगर हम डिमांड कर्व को पढ़ना चाहते हैं तो डिमांड कर्व क्या बताता है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? यानी कि ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ये हमें बता रहा होता है दिस वन ओबे द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि देयर इज अ प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड में हमारे पास जो रिलेशनशिप होगा वो बेसिकली नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह प्राइस आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है, हमने कहा जिस तरह हमारे पास प्राइस इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल हम प्राइस को सेट करते हैं, प्राइस 10 थी, ठीक है, और क्वांटिटी 5 थी। अगर हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं, प्राइस अब हमारे पास जो है वो क्या हो गई है, प्राइस अब हमारे पास हो गई है जनाब 12। अगर प्राइस हमारे पास 12 हो गई है, ठीक है, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी, वो कितनी हो जाएगी, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 4 हो जाएगी, यानी 5 से कम हो जाएगी, वट कोई भी हो जाए। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारी 10 पे प्राइस थी और वो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हम जब 10 से प्राइस इंक्रीज होती है, तो फॉर एग्जांपल 10 से प्राइस इंक्रीज होकर 12 पे सेट होती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, 5 से डिक्रीज होके 4 पे आ जाएगी, 3.5 पे आ जाएगी, लेकिन वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? लेकिन जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, हम बोल रहे हैं कि हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं। हमने सबसे पहले पूछा कि व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है हमारे पास क्या क्या हमें एक्सप्लेनेशन देती है, हमने पूछा व्हाट इज इलास्टिसिटी। हमने कहा तो क्या इलास्टिसिटी होती क्या है, ठीक है, हमने कहा अभी हम ना प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, ना ही क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, ना ही इनकम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इलास्टिसिटी जो कॉमन डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की, वो क्या होती है। तो यहाँ पे हमें आया कि अगर आप एक वेरिएबल के अंदर चेंजिंग लेकर आओगे या उसको उसमें रिएक्ट करोगे, कोई चीज़ ऐड करोगे, ठीक है, तो उसकी वजह से, ठीक है, उसका जो रिएक्शन होगा वो दूसरे वेरिएबल पे क्या पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने कहा क्लियर हो गया ना, इलास्टिसिटी क्या होती है कि अगर आप किसी चीज़ में चेंजिंग लेकर आएंगे, ठीक है, ठीक है, ये आवाज़ अगर ब्रेक हो रही है तो अपने पास चेक कर लें कि स्पीड तो आपकी लो नहीं हो रही है। ठीक है, इलास्टिसिटी दोबारा समझाता हूँ कि व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमारे पास हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है इलास्टिसिटी कि अगर आप अपने एक वेरिएबल के अंदर एक चीज़ों के अंदर चेंज करोगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या चेंजिंग आ सकती है दूसरे वेरिएबल के। ठीक है, हमने कहा
अगर एक वेरिएबल के अंदर आप चेंज करोगे तो उसका एक्शन, उसका जो रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन दूसरे वेरिएबल के ऊपर पड़ता है। वो रिएक्शन क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल हमने कहा उस रिएक्शन को चेक करने के लिए हमने कहा हमारे पास टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में क्या चीज़ें आ जाती हैं? हमने कहा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? हमने कहा टाइप ऑफ इलास्टिसिटी में हमारे पास आ जाता है जनाब टाइप ऑफ इलास्टिसिटी में हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है, इनकम इलास्टिसिटी आ जाती है और क्रॉस इलास्टिसिटी आ जाती है, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप की इलास्टिसिटी है। एक हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी है, ठीक है। एक हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी है, ठीक है। दूसरी इनकम इलास्टिसिटी है और थर्ड वन इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर आप इनकम इलास्टिसिटी की बात प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी हमारे पास 2 टाइप की है। एक हमारे पास डिमांड साइड से है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास सप्लाई साइड से, ठीक है। एक हमारे पास डिमांड साइड से आ रही है और दूसरी हमारे पास उससे आ रही है, सप्लाई साइड से आ रही है, ठीक है। अगर हम डिमांड साइड से इलास्टिसिटी को क्लियर कर लेंगे तो सप्लाई साइड से इलास्टिसिटी जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जबकि ये हमारी इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी ये दोनों ही ये डिमांड साइड से है। ये दोनों हमारे पास क्या है? ये दोनों हमारे पास डिमांड साइड की इलास्टिसिटी होती है, ये सप्लाई साइड पे नहीं होती, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या है? ये दोनों हमारे पास सब डिमांड साइड की इलास्टिसिटी है, ठीक है, सप्लाई साइड की नहीं है। सप्लाई साइड की सिर्फ एक ही इलास्टिसिटी है विच इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है। जबकि देखा जाए तो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड साइड से है, क्रॉस इलास्टिसिटी भी डिमांड साइड से है, ठीक है। डिमांड की स्पेलिंग जो है ये गलत हो गई है, इसको क्लियर है, ठीक है। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, वो उसका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें समझाता क्या है? देखो वो समझा क्या रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप, क्योंकि अगर हम अच्छा सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जब हम डिमांड साइड की बात करते हैं, जब हम डिमांड साइड की बात कर रहे हैं तो डिमांड साइड की जब आप बात कर रहे होते हो तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि डिमांड साइड के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस में चेंजिंग की वजह से क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आता है। इट मीन्स के हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। हमने कहा कि प्राइस में चेंजिंग की वजह से, प्राइस में जो चेंजिंग आती है तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो जाता है खुद ब खुद, ठीक है। तो पहले प्राइस में चेंज आया या पहले क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया? प्राइस में हमने से। कहा पहले प्राइस में चेंज आया। इट मीन कि प्राइस जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस हमारे पास क्या है? प्राइस हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्राइस पहले चेंज होता है, उस प्राइस में चेंज होने की वजह से, हमारे पास क्या हो जाता है? क्वांटिटी डिमांड में चेंज। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हमने कहा, इसी को अगर हम देख रहे हैं और इसी को देखते हुए हमने कहा कि हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? हमने कहा कि हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का जो डेफिनेशन है वो ये है कि बेसिकली अगर हमने कहा, ठीक है, अगर हमने कहा कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारी जो चीज़ें हैं, हमने कहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है? हमने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर हम क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजिंग आती है वो किसकी वजह से आ रही है? क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजिंग आ रही है तो हमारे पास चेंजिंग आ रही है ड्यू टू दी
चेंजिंग प्राइस, ठीक है। हमने कहा कि बेसिकली हम यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर चेंज इन प्राइस, हमने कहा कि ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ का फॉर्मूला है। तो हमने कहा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास प्राइस में जो चेंजिंग आ रही है वो 2 यूनिट से आ रही है, प्राइस में जो चेंजिंग आ रही है वो 2 यूनिट से आ रही है, और क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजिंग हो रही है वो 1 यूनिट से चेंजिंग हो रही है, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो तो ये तो है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड है वो हमारे पास क्या है, वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट है। तो हम यहाँ पे इसको कंपेयर नहीं कर सकते, हम यहाँ पे इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स का एक रूल है कि स्केलिंग दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे भी यूनिट्स यूनिट्स जो है उसका रुपीज होगा या डॉलर्स होगा, तो यहाँ पे भी डॉलर होना चाहिए। तो आप कंपेयर कब करोगे? कंपेयर आप जब भी कर सकते हो जब दोनों इक्वल हो, ठीक है, जब दोनों इक्वल हो। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड में बता रहा है कि एक यूनिट के अंदर चेंज आ रहा है तो दूसरे के अंदर जो है हमारे पास वो उसकी क्वांटिटी कम हो रही है। लेकिन जब हमें यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है तो हमें इसको कंपेयर करना है। क्लियर? हमें इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट मैथमेटिक्स के अंदर जो सपोर्ट मिलती है वो किस चीज़ से मिल रही होती है? वो हमारे पास मिल रही होती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वो हमें मिल रही होती है किस तरह मिल रही होती है? वो हमें मिल रही होती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या हो रहा है कि अगर आप प्राइस के अंदर, ठीक है, प्राइस के अंदर चेंज करोगे, हम उसको कैसे चेंज करेंगे? हम उसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजिंग आएगी वो भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होगी, यानी कि हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो हमारे पास फॉर्मूला जो इस वक्त आया है वो क्या आ गया है? वो हमारे पास आ गया है जनाब कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इसको हम यूँ लिख लेते हैं कि हमने कहा जो PED है यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारे पास है, इट्स कॉल्ड परसेंटेज ठीक है। परसेंटेज चेंज की जगह हम लोग डेल्टा लगाते हैं, ठीक है। डेल्टा इस वक्त ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हमने कहा कि ये हमारे पास इसका ये फॉर्मूला हो गया है, ठीक है, ओवर परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये हमारे पास इसका ये फॉर्मूला, इसको हमने कहा इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। हमने कहा कि इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा चेंज इन क्यू ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये कहाँ, ये किसका लिखा है मैंने? ये ग्रीन इससे लिखा है मैंने, ये ऊपर वाला। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? इसका लिख रहा हूँ परसेंटेज चेंज का। तो ये मेरे पास क्या आ गया? परसेंटेज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस फॉर्मूले के अंदर? इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, हमने कहा परसेंटेज है, नो सर, तो नो परसेंटेज यहाँ सर। पे आ सर गई चेंज इन क्यू ओवर टोटल, ठीक है। ये चेंज इन क्यू है जो ये टोटल हमारे पास है, ठीक है। ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, ये क्वांटिटी, ये टोटल है, ठीक है। ये चेंज इन प्राइस है, ये प्राइस है। हमने कहा ये 100 इस 100 से कैंसिल आउट हो गया, ये 100 इस 100 से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो फुल फॉर्म का फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है, इस स्लाइड में भी लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि आता किस तरह है ये, ठीक है।
मल्टीप्लाई बाय प्राइस ओवर चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी, ठीक है। प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये डेल्टा है, ये भी डेल्टा है। ये चेंज इन क्यू का क्या मतलब है, इस क्यू का मतलब है हमारे पास, इस क्यू का क्या मतलब है, चेंज इन क्यू का मतलब है Q2 माइनस Q1। क्लियर? इस क्यू का क्या यस मतलब सर। है, Q2 माइनस ये Q1। जूम सर पे न्यू पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर लें। ये जूम का एक ऑप्शन ये भी है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम जो है 40 मिनट्स हो गए हैं और किसी वक्त भी ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको स्लाइड्स ले शॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। हमने कहा इसको हमने लिख लिया P2 माइनस P1। क्लियर? ये इस तरह होता है, ये Q2 माइनस Q1, ये P2 माइनस P1। क्लियर? सर ये जो डेल्टा क्यू है इसका मतलब होगा ना कि Q2 माइनस Q1 और डेल्टा पी का P2 माइनस P1। जी, जो डेल्टा Q है, ठीक है, ये जो डेल्टा सर कुछ Q है, पार्टिसिपेंट्स वेटिंग पे हैं, उनको ऐड कर लें। मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है, लेस देन 1 मिनट है, तो